लेफ्टिनेंट जनरल राकेश शर्मा भी हमारे साथ हैं। जनरल शर्मा, भारत को भी यूक्रेन की तरफ से कोई बात बतानी होगी कि चलिए हम इस चीज के लिए तैयार हैं, आप पुतिन से बात कर लीजिए। अगर वाकई ऐसा है कि प्रधानमंत्री मोदी की ये बात वो सुनेंगे, तो सुनेंगे क्या? सिर्फ ये थोड़ी कि अरे यार झगड़ा छोड़ो, ऐसे तो कूटनीति में बातें होती नहीं है। थैंक यू श्वेता। मैं ये कहना चाहूंगा कि पिछले अगर 8 महीने में देखें तो प्रेसिडेंट बाइडेन और उनके सेक्रेटरी ऑफ स्टेट लवरोव और CIA डायरेक्टर और 7-8 महीने से लगातार बातचीत चल रही थी। इतनी बातचीत है कि फ्रांस के प्रेसिडेंट मैक्रोन 6 घंटे तक रिसेंटली प्रेसिडेंट पुतिन से बात करके आए। और फ्रांस एक छोटी मोटी कंट्री नहीं है, वो P5 का मेंबर है। इसके अलावा जर्मन चांसलर भी वहां गए, उनसे बातचीत करके आए। ये मौका जबकि आज ही प्रेसिडेंट पुतिन ने वॉर का डिक्लेयर किया है, हमको इस वक्त इन्वॉल्व होने में कोई फायदा नहीं होगा। बिकॉज हम क्या कह सकते हैं, हम क्या कर सकते हैं? ये मैं नहीं कहूंगा कि हमारी आवाज इंपॉर्टेंट नहीं है या प्रधानमंत्री की आवाज इंपॉर्टेंट नहीं है, पर 8 महीने की आप क्रम श्रृंखला देखें और ये क्रम श्रृंखला हाल में लास्ट 2-3 दिनों तक देखें तो उसमें इतना बात फैल चुकी है कि और प्रेसिडेंट पुतिन जो है वो हर चीज को सोच विचार के करते हैं। उन्होंने हर चीज को एंड स्टेट सोचा हुआ, क्या मैं करना चाहता हूं, पॉलिटिकली क्या करना चाहता हूं, मिलिटरीली क्या करना चाहता हूं, और वो अचीव करना एसेंशियल है। अगर वो आधे में छोड़ देंगे तो उनका अपनी एक उनकी प्रेस्टीज में नुकसान पहुंचेगा। तो ये वक्त नहीं है इंडिया को इन्वॉल्व होने का। इस इंडिया को इन्वॉल्व होने का वक्त आएगा, उसका समय आएगा। आज ये समय नहीं है कि हम टेलीफोन उठा के बात करें कि आप मेरी बहुत रसूख है और हमारी बात सुने। आई थिंक ये समय इस वक्त उचित नहीं है। और अगर आप देखें युद्ध किस हिसाब से उन्होंने किया है, अभी तक पूरा डिटेल मालूम नहीं है, डिटेल मालूम होगा थोड़े दिनों में। पर मैं कहना चाहूंगा उड़ीसा पोर्ट में, ब्लैक सी में, मैरियोपोल पोर्ट में और खरीव में और चारों तरफ से उन्होंने इंग्रेस करने की कोशिश की है और मिसाइल साइबर अटैक वगैरह। तो ये कहना कि हमारा फोन उठाने से ये जब इतनी फौज का जमावड़ा हुआ है और 8-10 जगह से कांटेक्ट किया वो हट जाएंगे वहां से। जनरल शर्मा, एक और चीज समझाइए कि जब इस तरह की डिप्लॉयमेंट होती है दुनिया की तरफ से, एक बात अगर की जाए, देखिए जो चेतावनी वाली डिप्लॉयमेंट होती है और जो वाकई अटैक वाली डिप्लॉयमेंट होती है, उनमें फर्क होता है और दुनिया के बड़े बड़े स्ट्रेटेजिक एक्सपर्ट्स इसे समझ सकते थे। तो एक कोर्शन होती है, जैसे हमने वो पराक्रम में किया था 2001 में, हमने एक कोर्शन किया था, हमने अपनी फौज 10 महीने बॉर्डर में बिठाई रही, वो कोर्शन है। आज जो चाइना हमारे बॉर्डर पे कर रहा है वो एक कोर्शन कर रहा है, वो कोर्सिव टेक्निक है। जो साउथ चाइना में करता है वो कोर्शन है। पर एक युद्ध है आज की तारीख में, जब कीव में मिसाइल्स लॉन्च हो चुकी हैं और वहां पे मिसाइल्स फटी है और कई जगह से ऐसी खबरें आई हैं, तो वो ये कोर्शन के बाद हो चुका है, ये नेक्स्ट स्टेप है। ये एक, जैसे जनरल मलिक ने बोला, एक रेड लाइन क्रॉस हो चुकी है। वो रेड लाइन का समय कल तक था, आज वो रेड लाइन का समय नहीं है, आज समय कुछ और है। और ये उन्होंने सोचा, मैं न्यू नाजीज्म क्यों बोला, कल प्रेसिडेंट पुतिन ने बोला मैं न्यू नाजीज को हटाऊंगा कंट्री से, न्यू नाजीज को। तो पिछले 5-7 साल में यूक्रेन से भी जो नाजीज हैं, एक नाजी रेजिमेंट है, उनकी एक रेजिमेंट का नाम नाजी रेजिमेंट है जो मैरियोपोल पोर्ट में डिप्लॉयड है। तो ये उनकी तरफ से भी जो उनके बहुत राइटिस्ट एलिमेंट है वो काफी फालतू की बातें करते हैं। तो हमको इस वक्त किसी की साइड लेने की आवश्यकता नहीं है, हमको इस वक्त तटस्थ रहने की आवश्यकता है। हमको क्रिटिसिज्म आएगा, उन 2014 में भी लोगों ने हमको क्रिटिसाइज किया था कि क्रीमिया के टाइम पे आपने कुछ नहीं किया, पर हम लोगों ने सोच विचार कर पॉलिसी बनानी है, ये किसी भावना में बह के पॉलिसी नहीं बनानी। देखिए जिस तरह से रशियन फोर्सेस पॉइज्ड थी, एक फोर्सेस होती है जैसे हम ऑफ पराक्रम में गए थे और पूरी लड़ाई की तैयारी से गए थे, लेकिन उसके बाद कुछ जैसे लगा कि लड़ाई नहीं होगी, वो एनवायरमेंट था। लेकिन जैसे रशियन फोर्सेस पॉइज्ड थी, जैसे लॉजिस्टिक बिल्डअप चल रहा था, जैसे उनकी मेडिकल फैसिलिटीज तक, उनकी रिपेयर फैसिलिटीज तक, अगर उस पूरे उसको देखें तो पूरा था कि लड़ाई लड़ेगा रशिया अगर यूक्रेन टाइम से बैकआउट नहीं करेगा। यूक्रेन जो है बिल्कुल नाटो, ये यूक्रेनियन प्रेसिडेंट पर था पूरा का पूरा, अगर यूक्रेनियन प्रेसिडेंट टाइम से बैकआउट करते, नाटो में नहीं मिलेंगे, यूक्रेन
CIS कंट्रीज की जो ओवरऑल एग्रीमेंट थी, अगर आप CIS कंट्रीज की 1991 में जो एग्रीमेंट थी उसके तहत चले तो नाटो को कहीं भी नजदीक नहीं होना चाहिए। अगर इस तरह से कुछ यूक्रेनियन प्रेसिडेंट डिप्लोमेसी करता तो शायद ये वॉर टल सकती थी, वरना रशिया जिस तरह से वॉर ड्रिल्स कर रहा था, रशिया जिस तरह से अपना लॉजिस्टिक बिल्डअप कर रहा था, इमेजिन उन्होंने ब्लड डोनेशन, ब्लड ट्रांसफ्यूजन सेंटर्स, सब कुछ उसने ऐसा प्रिपेयर किया जो कि आम आप अभ्यास के दौरान नहीं करते, मिलिट्री ट्रेनिंग के दौरान इतना बड़ा प्रिपरेशन नहीं करते। तो वो लड़ाई के लिए पॉइज था और वो इसके फील भी कर रहा था कि क्या नाटो मूव करेगा, क्या नाटो कोई डिप्लॉयमेंट करेगा। नाटो बिल्कुल न्यूट्रल एक तरह से डिप्लोमेटिक स्टेटमेंट देता रहा। उसने पूरा 2 महीने सबको, पूरी दुनिया को उछाल खिताब करके 90% लड़ाई तो वो लड़ चुका है। साइकोलॉजिकल वॉरफेयर, मिलिट्री वॉरफेयर, इसका मतलब कि भाई डिप्रेस करना दूसरे कंट्री के लोगों को, 90% वो अपना काम कर चुका है। 10% है अब उसमें, अगर यूक्रेनियन पॉपुलेशन, जो मैं कह रहा हूं, अगर पॉपुलेशन को हार्म हुआ, अगर पॉपुलेशन राइज हुई, तो फिर जैसे सोवियत यूनियन से ज्यादा कोई नहीं जानता। आखिर पूरे सीज के बाद लोग सेंट पीटर्सबर्ग में भी तो लड़े थे। जीत या हार क्या पुतिन का नुकसान होगा, रुतबे का? बिल्कुल, अगर किसी किस्म का होगा तो रुतबे का नुकसान होगा, और बैकआउट करेगा तो रुतबे का नुकसान होगा। पुतिन कभी बैकआउट नहीं करता। ये एक्चुअली जहां लोग, हम जैसे लोगों ने भी गलती की है, पुतिन जो एक बार अपने नेशन से बात करता है, अगर आप उसका कभी भी जो एड्रेस टू द नेशन, जो एनुअल एड्रेस करता है, वो क्वेश्चन आंसर्स करता है, उसमें जो पुतिन बोलता है वो करता है। उसमें दुनिया क्या सोचती है, किसका क्या ओपिनियन है, वो बॉदर नहीं करता। रशियन एक बेसिक रशियन फैक्ट है, रशियन फेस लूज नहीं करता, और पुतिन उन हार्डकोर रशियंस में से है जो बाकी सब जा सकता है लेकिन फेस लूज नहीं करेगा।